तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनकी चर्चा है। चर्चा मगरमच्छों के बगल में ट्रेनिंग की भी है। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी डील हुई। इसके तहत 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान फ्रांस की ओर से भारत को दिए जाएंगे। इनमें 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान शामिल हैं। यह करार दिल्ली में भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच हुआ। इनकी खासियत यह है कि इन विमानों से परमाणु बम भी दागे जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी समुदाय के युवकों ने बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने इलाज के लिए भारत आई चेक गणराज्य की राजकुमारी इटका क्लेट की महंगी अंगूठी ढूंढ निकाली। इसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए थी। बताया गया कि जब राजकुमारी इटका वहां तामिया के छोटा महादेव झरने में थी, तभी उनकी ये एंगेजमेंट रिंग फिसलकर झरने के पानी में समा गई। इससे राजकुमारी काफी दुखी हुई। फिर इस अंगूठी को खोजने के लिए आदिवासी समुदाय के युवकों ने दिन रात एक कर दिया। 48 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने इसे ढूंढ निकाला। फिर मेहनती युवकों को राजकुमारी ने 5 लाख रुपए का बड़ा इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी रकम लेने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी मजदूरी के 41,000 रुपए लिए। वहीं राजकुमारी ने इन सभी का शुक्रिया अदा किया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक युवक को बाइक पर स्टंट दिखाना महंगा पड़ गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये शख्स बाइक की सीट पर खड़ा था, जबकि युवक ने बाइक का हैंडल नहीं पकड़ा था और ये बाइक अपने आप चल रही थी। फिर जैसे ही ये बाइक कुछ दूरी पर आगे बढ़ी तो उसका बाइक से संतुलन बिगड़ गया और ये युवक बाइक से नीचे गिर गया। ये घटना दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर हुई। इस दौरान बाइक के पास से कुछ गाड़ियां और दोपहिया वाहन गुजर रहे थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि किसी की आपस में टक्कर नहीं हुई। बिहार के बगहा में एक युवक का मगरमच्छों के बगल में ट्रेनिंग करने का वीडियो चर्चा में आ गया। इस युवक का नाम धर्मेंद्र है और वो स्टेट लेवल पर मार्शल आर्ट्स मुकाबले जीत चुका है। धर्मेंद्र के मुताबिक अब वो एक नई फाइटिंग स्टाइल डेवलप कर रहा है। इसका नाम क्रोको स्टाइल है। उसका मानना है कि जैसे मशहूर अभिनेता ब्रूस ली ने सांप और बिल्ली की मूवमेंट से स्टाइल बनाया, वैसे ही वो खुद मगरमच्छों की ताकत, सटीकता और टैक्टिस को फाइटिंग में बदलना चाहता है। ऐसे में धर्मेंद्र इन दिनों खुले इलाके में मगरमच्छों के बीच पुशअप करता, स्ट्रेचिंग और उन्हें नजदीक से निहारता नजर आता है। हालांकि हमारे दर्शकों को सलाह है कि आप इसे न दोहराएं क्योंकि ये जानलेवा और गैर कानूनी है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई। दरअसल वहां मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी सोशल मीडिया पर दी। मादा चीता निर्वा को 8 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। इस तरह कूनू नेशनल पार्क में अब कुल चीतों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 19 शावक और 10 वयस्क हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके लिए आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी होता जा रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर चारधाम यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी से जुड़ी हुई। अगर आप चारधाम यात्रा जाने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। साइबर अपराधी फर्जी पोर्टल और सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए ठगी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसके लिए देश भर में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को ठगी करने वालों से बचाने के लिए सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले साइबर ठगों के झांसे में आने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ और चारधाम यात्रा पर जाते हैं। आस्था की इस यात्रा को अब साइबर ठग एक कमाई के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर ठग भोले भाले लोगों को चूना लगाने के लिए नई नई तरकीबें इजाद करते हैं। ऐसे ही एक तरीके के बारे में सरकारी एजेंसी साइबर दोस्त 14C ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके केदारनाथ और सोमनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को आगाह किया है। दरअसल साइबर ठगों ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को प्रारंभ होगी।
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस दिन सुबह 10:30 बजे खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप लिंक और यहाँ तक कि गूगल पर दिए गए स्पॉन्सर्ड एड्स के जरिए लोगों को चूना लगाया जा रहा है। ये स्कैमर पूरी तरह से प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ने केदारनाथ चारधाम यात्रा के नाम पर हो रहे ऑनलाइन बुकिंग स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। चारधाम में अब कुछ ही दिन का समय रह गया है, या फिर यूं कहें कि 2 दिन रह गए हैं और 30 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 30 तारीख को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, वहीं 2 तारीख को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और 4 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन जैसे जैसे चारधाम आती है, चारधाम यात्रा में आधुनिक दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पे स्कैम्स हो रहे हैं, जो ऐप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं, उसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन और साइबर सेल जो है लगातार मैसेजेस जारी कर रहा है। और हम आपको भी गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भी लिंक्स आपको आ रहे हैं, चाहे वो हेली टिकट को लेकर हो या फिर वो पूजा कराने को लेकर हो या फिर चारधाम यात्रा के जो पैकेजेस आ रहे हैं, किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें, अन्यथा जो आपके अकाउंट से पैसे हैं जिससे आप यात्रा करने वाले थे, वो सारे पैसे उड़ जाएंगे। 14C ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि साइबर अपराधी इन दिनों धार्मिक यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, पेड विज्ञापनों, गूगल और फेसबुक का सहारा लेकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर दोस्त 14C ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, तीर्थयात्रियों के साथ हो रहा है ऑनलाइन स्कैम। फर्जी वेबसाइट्स भोले भाले श्रद्धालुओं को गुमराह कर रही हैं। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। साइबर दोस्त 14C ने श्रद्धालुओं को चेताते हुए कहा है कि फेक वेबसाइट और विज्ञापन के चक्कर में न फंसें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है। कई श्रद्धालु इस पावन यात्रा में हर साल की तरह भाग लेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हेली सेवा की बुकिंग करते समय सतर्क रहें। ध्यान दें, हेलीकॉप्टर शटल सेवा की बुकिंग के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in है। किसी अन्य वेबसाइट से बुक ना करें, बेधोखाधड़ी हो सकती है। अपनी एडवाइजरी में 14C ने कहा कि इस तरह के स्कैम को प्रोफेशनल साइबर अपराधियों का गैंग अंजाम दे रहा है। साइबर क्रिमिनल्स जेन्युइन जैसे दिखने वाले फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा से जुड़ी कई सर्विसेज जैसे कि केदारनाथ और चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग, गेस्ट हाउस और होटल बुकिंग की जानकारी दी गई है। लोग इन विज्ञापनों को देखकर साइबर अपराधियों से संपर्क करते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, अपनी एडवाइजरी में 14C ने बताया कि होटल और हेलीकॉप्टर के अलावा ऑनलाइन कैब, टैक्सी, हॉलीडे पैकेज, धार्मिक टूर के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। लोग जब इन साइट्स पर पेमेंट करते हैं तो उन्हें न तो कंफर्मेशन मिलता है और न ही कोई सेवा। यहाँ तक कि पेमेंट के बाद कॉल या चैट करने पर मोबाइल नंबर भी बंद हो जाते हैं। इन फर्जी विज्ञापनों को देखकर कई लोग साइबर अपराधियों के फर्जी वेबसाइट पर बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से ही बुकिंग करनी चाहिए। फेक वेबसाइट्स या अनऑथराइज्ड एजेंट्स के झांसे में न आए। भुगतान करने से पहले वेबसाइट के लिंक को सत्यापित कर लें। किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या एजेंट की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन को दें। यदि आपके साथ कोई वित्तीय साइबर धोखाधड़ी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। उत्तराखंड पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। सुरक्षित यात्रा करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से बुकिंग करें। 14C ने लोगों को इससे बचने के लिए भी उपाय बताए हैं। किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले उस वेबसाइट या एप्स की विश्वसनीयता को वेरीफाई करें। वेबसाइट फेक तो नहीं है, इसके लिए उसकी स्पेलिंग सावधानी पूर्वक चेक करें।
फेक वेबसाइट पर HTTP लिखा होता है, जबकि ये HTTPS होना चाहिए। एस कार्ड सिक्योर है। वेबसाइट को चेक करने के लिए आप उसके दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उनके पोर्टल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर आए अनजान लिंक या स्पॉन्सर्ड ऐड पर क्लिक करने से बचें। बुकिंग सिर्फ सरकारी पोर्टल या भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी से ही करें। व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आने वाली किसी भी सूचना पर ध्यान न दें। अगर आपको ऐसा कोई फर्जी वेबसाइट दिखे तो उसकी सूचना तुरंत 1930 पर कॉल करके या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें। जाहिर है कि साइबर ठग श्रद्धालुओं को चूना लगाने के लिए पहले से ही प्लानिंग तैयार कर चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि केदारनाथ और सोमनाथ यात्रा पर जाने से पहले साइबर ठगों के झांसे में आने को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें आपके लिए मौजूद हैं। आतंकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। उसकी पेशी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। इस दौरान तहव्वुर को 12 और दिनों तक NIA की हिरासत में भेज दिया गया, जहां उससे मामले में और पूछताछ होगी। अब तहव्वुर को 10 मई को अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उसे तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से आई सीमा को फिलहाल अपने देश नहीं लौटना पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने का सख्त आदेश दिया है, लेकिन सीमा ने भारत में हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीणा से शादी कर ली है। उसने यहाँ एक बच्ची को भी जन्म दिया है। साथ ही सीमा के नागरिकता से जुड़े कागजात भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित हैं, जिस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। आखिरकार दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू हो गई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और CM रेखा गुप्ता समेत दूसरे मंत्री और सांसद मौजूद रहे। त्यागराज स्टेडियम में हुए समारोह में लाभार्थियों को इसके कार्ड भी बांटे गए। इस तरह अब राजधानी में रहने वाले लाखों गरीब और जरूरतमंद लोग भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर 10 लाख रुपए तक के मेडिकल कवर का फायदा उठा सकेंगे। विवादास्पद टिप्पणी पर घिरे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने रणवीर के जब्त पासपोर्ट को वापस लौटाने का आदेश दे दिया। इससे पहले रणवीर ने अपना पासपोर्ट जारी करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बताया कि महाराष्ट्र और असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया फिर विवादों में घिर गए। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया। दरअसल ये मामला बेलगावी में एक रैली का था, जिसमें आरोप है कि उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की ओर थप्पड़ मारने का इशारा किया। कहा जा रहा है कि CM वहां सभा में हुई नारेबाजी से नाराज थे। कुछ महिलाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और काले कपड़े लहराए थे। CM का आरोप है कि ये विरोध प्रदर्शन BJP समर्थकों ने किया। ऐसे में CM ने ये प्रदर्शन न रोक पाने पर पुलिस अधिकारी को सार्वजनिक तौर पर डांट भी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार दिए। इस दौरान 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभिनेता शेखर कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं गजल गायक पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी फरीदा ने लिया। साथ ही अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, जबकि सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं गायिका जसविंदर नरूला और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को पद्मश्री सम्मान मिला। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर मौजूद है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से आतंकवाद और आतंक के आकाओं के खिलाफ कड़े एक्शन की आवाज उठ रही है। 6 दिन पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पाकिस्तान को 2 टूक संदेश भी दिया कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। तो वहीं सरकार लगातार आतंकियों और आतंकियों के आका के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है और सुरक्षा बल आतंकियों के खात्मे की कोशिश में लगे हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया।
सदन में आतंकी हमले के शिकार हुए सैलानियों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में अपनी बात रखी। इस दौरान वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन अल्फाजों में माफी मांगूं, और साथ ही ये भी कहा कि पहली बार मस्जिदों में मौन रखा गया, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक हैं। पहली मर्तबा मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाई, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। वहीं इस हमले के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस आलाकमान भी साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में वो मोदी सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं के विवादित बयान पर पार्टी ने व्हिप जारी कर सख्त हिदायत दी है कि कांग्रेस नेता बेतुके और विवादित बयान देने से परहेज करें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोलें। ऐसे संवेदनशील समय में मैं समझता हूं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने सर्वदलीय बैठक में बोला, और जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं जो आधारित जिनको ऑथराइज किया गया है, वो जो बोलेंगे वही पार्टी की विचार है, वही पार्टी की सोच है। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी आतंकवाद का अब एक नया चेहरा सामने आया है। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। लंबे वक्त तक बीजेपी के सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पहलगाम हमले को लेकर सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर पूछा गया कि मोदी सरकार करीब 11 साल से सत्ता में है, तो आखिर इतने घुसपैठिए देश में कैसे आए। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट संकल्प है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है और आतंकवाद के जो उनको पनाह देने वाले हैं उनको भी कड़ी सजा देनी। यह आतंकवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर कांग्रेस का एजेंडा आतंकवाद के आकाओं का महामंडन करना, ऐसे लग रहा है कहीं पाकिस्तान से पुरस्कार लेना चाहते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले पर भारत के तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं। कल सीडीएस अनिल चौहान से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। वहीं आज रक्षा मंत्री और पीएम मोदी के बीच 40 मिनट लंबी बैठक चली।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाई की फहरिस्त में आज एक और एक्शन जुड़ गया। सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। संदेश साफ है कि भारत की धरती पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। पूरा देश एक साथ है और हर किसी को इंतजार है पहलगाम हमले के इंतकाम का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि इंटेलिजेंस की नाकामी को लेकर सरकार को इस वक्त कटघरे में खड़ा करना सही नहीं होगा। थरूर के इस बयान पर कांग्रेस तिलमिला सी गई और कहा कि क्या थरूर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या खुद को सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। Look, as far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure, but the question is whether the inevitable investigation that is required should be the priority now, or whether a credible response should be the priority now. In due course, there will have to be an investigation by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. We too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में? तो भैया फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी, अमित शाह, ये सरकार कर रही है। आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं। सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। शशि थरूर को ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुस करके मारे? शशि थरूर को ये भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई, इसी पर बीजेपी घेरती है, तो शशि थरूर को पूछना चाहिए कि पीओके कब ले रहे आप? न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक सभी अहम खबरें मौजूद हैं। उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब के साथ है। तेज रफ्तार खबरों के बीच में ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की तरफ खबरें लेकर जाएं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1006 अंक उछलकर 80,218 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 289 अंकों पर 24,328 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और हेल्थ केयर समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। सोना 1,000 रुपए फिसल गया। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 98,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1,400 रुपए की कमी आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 98,500 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। सोमवार को रुपया 38 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 3 पैसे हो गई। मार्च में आईआईपी ग्रोथ रेट यानी औद्योगिक उत्पादन दर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ये अब 3% हो गई है। इससे पहले फरवरी में ये 2.7% थी। रेंज रोवर ने अपनी नई इवोक ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपने इस शानदार एसयूवी को 2 इंजन विकल्पों के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है। रेंज रोवर की ये नई कार लग्जरी होने के साथ साथ काफी आरामदायक भी है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली चीनी कंपनी BYD ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार सील का नया अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 41 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स जोड़े हैं। तो न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी OTT पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की। इसको लेकर दाखिल एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 9 OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है और केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सरकार को नोटिस जारी किया जा रहा है। याचिका में नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया ताकि ऐसे कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि अश्लील कंटेंट से युवाओं और समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना किसी फिल्टर के अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ऐसे कंटेंट युवाओं, बच्चों और यहां तक कि बड़ों के दिमाग को गंदा करता है, जिससे क्राइम रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इंटरनेट की आसान और सस्ती पहुंच के कारण बिना किसी जांच के सभी उम्र के यूजर्स तक अश्लील कंटेंट पहुंचाना काफी आसान हो गया है। याचिका में चिंता जताई गई कि अगर इस पर पाबंदियां नहीं लगाई गई तो सामाजिक मूल्यों और लोगों के मेंटल हेल्थ पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 21 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई की थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एक नीतिगत मामला है और ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनके राय जानी। बहुत ही रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डोमिनिक डिक्सन, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कि इस तरह का ऑब्सीन और भद्दा कंटेंट, इनडिसेंट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, इट हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विद रेप्स। जो ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सीन कंटेंट। तो आज जो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने गए हैं, हमने पूरे सेकेंड्स और मिनट्स के साथ वो ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चिन्हित करके कोर्ट के समक्ष लाए। 9 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी तक हमारी रिसर्च में जो ऐसा बताते हैं कि इनडिसेंट और ऑब्सीन कंटेंट जो कोई आदमी अपने परिवार के साथ या 2 अडल्ट लोग भी साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, इस तरह का भद्दा कंटेंट, ऑब्सीन कंटेंट सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसा जा रहा है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आज हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 है, जहाँ पे पॉस्को एक्ट है, जहाँ पे एंटी रेप लॉज हैं, जहाँ पे सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट है। पर सवाल ये है कि अगर आज इस तरह का भद्दा कंटेंट परोसा ना जाए, इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसके लिए जो आईटी रूल्स 2021 है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ये बात आई है, ये सफिशिएंट नहीं है। कि मैम यंग जनरेशन के हिसाब से देखो तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, लेकिन यह है फिर भी फैमिली के उससे देखो ना तो थोड़ा बहुत सेंसरशिप तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गंदी गालियाँ वगैरह सुनने को मिलती हैं और अश्लीलता तो इतनी होती है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ तो हमारे समाज ने एक्सेप्ट कर ही लिया है, कुछ तो हम लोग देख ही लेते हैं, लेकिन अब इसमें तो मतलब हद दर्जे का नीचे गिर चुके हैं ये लोग, तो थोड़ा बहुत तो मैम सेंसरशिप होनी चाहिए। रोक टोक होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एज लिमिट भले ही होता हो, लेकिन फ़ोन भी आजकल छोटे बच्चों के अप्रोच में भी होता है। जैसे मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उन्हें अच्छे बुरे का कुछ नहीं पता है। अगर वो देखते हैं तो उनके मानसिक विकास ख़राब होता है बिल्कुल, उन्हें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है अभी। और सेंसरशिप तो होनी ही चाहिए उसमें बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी फैमिली के साथ बैठ के भी वो चीज़ें देख नहीं सकते। हम अकेले भी देखते हैं तो भी आसपास बच्चे भी होते हैं, तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि हम एक्सेप्ट कर सकें उसको अच्छे से। वल्गैरिटी, लैंग्वेज, बोथ इन पर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। ओटीटी को हम एक परिवार के साथ, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो हम यही चाहते हैं कि ओटीटी पे जो भी चीज़ आए वो पहले सेंसर हो, उसके बाद उसको दिखाया जाए, क्योंकि बहुत गलत ओटीटी पे दिखाया जाता है। तो चाहते हैं कि ओटीटी पे भी ऐसी फिल्में या ऐसी वेब सीरीज आए जिनको हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, जो भी उसमें गलत सीन वो नहीं आने चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है मोबाइल के साथ, तो आप देखें यूट्यूब, आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे यूट्यूब जैसी कोई चीज़ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि वो ऐप पकड़ लेते हैं एक दूसरे के ना। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा के इसका कंट्रोल होना चाहिए, तो इसलिए। और वो कंट्रोल क्यों ज़रूरी है कि जैसे आप मोबाइल के अगर फ़ोन भी किसी को डायल करते हैं तो इनफैक्ट उस पर भी पता पड़ा कुछ वीडियो ऑटोमेटिकली कुछ आते हैं, एड्स आ जाते हैं, वो सीधा वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोलिंग की जहाँ तक बात है, वो कंटेंट जो है कोई भी चीज़ कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब करती है। उन ग्रैब करने से क्या होता है कि आप ये देखोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एकदम से टिकटॉक ज़्यादा करती है, वो ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। विजुअल मीडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। वहीं अगर आप एक बच्चे को उसके पेरेंट्स या कोई भी उसको टीचर गाइड कर रहे हैं, वो जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन विजुअल मीडिया जो कि एक तरीके से मैजिक होता है, वो मैजिक बच्चों की साइकोलॉजी पे ज़्यादा असर करता है। इसलिए कंटेंट जो होना चाहिए उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें वैसी होनी चाहिए जैसे पहले चलता था कि A ग्रेड अगर उसको दिया है या जो भी दिया है, वो इसमें OTT में भी होना ज़रूरी है। अब भारत में पाकिस्तान के कई YouTube चैनल बैन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं डिजिटल गली में।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की। सरकार ने देश में पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। कहा जा रहा है कि इनमें जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा टीवी जैसे बड़े पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया। ये चैनल लगातार भारत और भारतीय सेना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इनके अलावा शोएब अख्तर समेत कुछ और पाकिस्तानी लोगों के निजी यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिए गए हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज को लेकर अलर्ट जारी किया। उसने साफ किया कि न तो सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद के लिए कोई बैंक खाता खुलवाया है और न ही कोई पैसे मांगे जा रहे हैं। असल में कुछ व्हाट्सएप संदेशों में बैंक खाते शेयर कर सेना के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन पीआईबी ने कहा कि आप ऐसे फर्जी संदेशों पर सतर्क रहें और ऐसे किसी भी फर्जी अकाउंट पर पैसे न डालें। भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को अहम निर्देश दिया। अब इन एक्सचेंजों को जून तक अपने ग्राहकों का केवाईसी कराना होगा। इसमें यूजर डेटा को अपडेट करना और 18 महीनों से पुराने अकाउंट्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना शामिल है। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहां आज हम बात करेंगे अयोध्या को मिली नई सौगात की। दरअसल अयोध्या में यूपी सरकार अब एयरपोर्ट की तर्ज पर बस टर्मिनल का निर्माण करने जा रही है, जिसकी लागत करीब 250 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में जब से भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं, हर दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश और दुनिया से हजारों लोग हर रोज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या धाम को भी सजाने, संवारने और सुविधा संपन्न बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अब यहाँ के मुख्य बस स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी है। सरकार की माने तो अयोध्या के बस स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसे करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मॉल से लेकर होटल तक की व्यवस्था होगी। नया बस टर्मिनल अयोध्या धाम के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर मॉडल में तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव हो। देखिए, अयोध्या के जो हमारे बस डिपो है, उसके बगल में हमारी पहले से ज़मीन निर्धारित थी और वहाँ पर हम लोग एक हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा बनाने के लिए हम लोगों ने ओमेक्स कंपनी को अभी टेंडर दिए हैं और आप देखेंगे कम से कम 250 करोड़ रुपया से ज़्यादा की लागत से तो बस अड्डा बनेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अयोध्या की सबसे खूबसूरत जो भवन होगा उस तरह का भवन जो जिसमें अयोध्या का लुक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मॉल भी होगा, जिसमें होटल भी होगा। सरकार की माने तो अयोध्या के नए बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है और अब जल्दी ही इसके निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। जाहिर है ये भगवान राम की नगरी की खूबसूरती में न सिर्फ चार चांद लगाएगा, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में सिर्फ बस स्टेशन ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक बजरंग पथ का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा समय न लगे। बजरंग पथ के निर्माण से हनुमानगढ़ी मंदिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक की दूरी महज 290 मीटर रह जाएगी। बजरंग पथ की चौड़ाई 7 मीटर होगी। इसका 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस पथ के निर्माण से दूरी कम होने के साथ साथ श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी तक का ये बजरंग पथ बनाया जा रहा है और आप इसका निर्माण से दे सकते हैं ये 40% कार्य इसका पूरा हो चुका है अभी तक, जो कि चौड़ीकरण ये दिख रहा है। इस पथ का नाम जो रखा जाएगा, इस पथ का नाम रखा जाएगा बजरंग पथ। और बजरंग पथ ये पथ बनाया जा रहा है, 290 मीटर की महज दूरी होगी राम जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए। ये श्रद्धालुओं के लिए एक आसान तरीका बनाया जा रहा है।
माना जाता है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन की यात्रा हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के साथ ही शुरू होती है। ऐसे में बजरंग पथ के बनने से हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाना आसान हो जाएगा। जाहिर है पिछले कुछ सालों में रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अयोध्या धाम बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण और हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाला ये बजरंग पथ श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। 5 साल बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। जून के महीने से इस यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। भोलेनाथ के भक्तों को मिलने जा रही है सबसे बड़ी सौगात। पांच साल बाद होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। जिस शुभ घड़ी का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब कुछ ही दिन दूर है। विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के आदेश के मुताबिक जून के महीने से इस तीर्थ यात्रा का आरंभ हो जाएगा और ये पवित्र यात्रा अगस्त तक चलेगी। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के लिपिलेख दर्रे से होकर जाएगी। ये यात्रा सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी गुजरेगी। इस यात्रा के इच्छुक भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए kmy.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों का चुनाव कंप्यूटर के जरिए निष्पक्ष और रैंडम आधार पर किया जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का संतुलन भी रखा जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले से तय पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ यात्रियों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इस साल लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों की कुल 5 बैच निकलेंगे। हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। नाथुला दर्रे से तीर्थयात्रियों के 10 बैच भेजे जाएंगे। इसमें भी हर बैच में 50 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा साल 2020 से बंद थी। यात्रा बंद होने से शिव भक्तों में मायूसी थी, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने शिव भक्तों को गुड न्यूज दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में शिव भक्त इस यात्रा के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इनमें से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा का अवसर मिलेगा, लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से भारत और चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होने की उम्मीद भी जगी है। रिश्तों में ये सुधार भोले के भक्तों के लिए भी सौगात है, क्योंकि इससे आने वाले बरसों में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा निरंतर चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए न्यूज पर के आज के इस एडिशन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।